कभी कभी कुछ चीजें हमें एकदम से अतीत में खींच ले जाती हैं। कोई पुराना गाना, किसी दोस्त की तस्वीर या फिर अपनी ही कोई पुरानी आदत याद आ जाना। हम सब अक्सर सोचते हैं, अरे पहले तो मैं ऐसा हुआ करती थी, या पहले यहाँ ये चीज हुआ करती थी। जिंदगी के इन बदलावों को, इस तब और अब के फर्क को हम शब्दों में कैसे पकड़ते हैं? अंग्रेजी में इसके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है, यूज्ड टू। एग्जैक्टली, यूज्ड टू। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक टाइम मशीन है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें इसी भाषाई टाइम मशीन के पुर्जे खोल कर दिखाएगी। बिल्कुल। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं और समझते हैं कि कैसे ये दो शब्द हमारी बदलती जिंदगी, आदतों और यहाँ तक के हमारी पहचान की कहानी कहते हैं। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सोचिए एक महिला के बारे में, डायान। आज से कुछ साल पहले उसकी जिंदगी सूटकेस में बंद रहती थी। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और हर महीने किसी नए देश, नए शहर की उड़ान भर रही होती थी। मतलब उसकी जिंदगी हवाई अड्डों, होटलों और मीटिंग्स के इर्द गिर्द घूमती थी। हाँ बिल्कुल। और आज डायान घर से काम करती है। उसका सबसे बड़ा सफर किचन से स्टडी तक का होता है। हाँ। वो अपने बगीचे में वक्त बिताती है, अपने शहर में रहती है। मतलब जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। और इसी बदलाव को अगर हमें एक वाक्य में कहना हो तो हम कहेंगे शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। ये सुनना कितना सरल लगता है, लेकिन इसमें एक पूरी कहानी छिपी है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि वो यात्रा करती थी, ये इस बात पर जोर दे रहा है कि अब वो दौर खत्म हो चुका है। सही बात है। ये एक तरह से अतीत के एक अध्याय पर ताला लगाने जैसा है। हाँ। यूज्ड टू एक भाषाई स्मारक है जो हमारी बदली हुई जिंदगी का निशान छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं बताता, ये अतीत और वर्तमान के बीच एक लकीर खींचता है। अच्छा। जैसे कोई कहे आई यूज्ड टू प्ले टेनिस अ लॉट। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो टेनिस खेलता था, इसका गहरा मतलब है कि वो अब उतना नहीं खेलता। शायद अब उसके पास वक्त नहीं है, या शायद अब घुटनों में वो दम नहीं रहा। हाँ, कारण कुछ भी हो सकता है। कारण कुछ भी हो, पर वो आदत अब अतीत का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ आदतों तक ही सीमित नहीं है, ये उन स्थितियों या सच्चाइयों पर भी लागू होता है जो अब मौजूद नहीं है। हाँ। जैसे मैं अपने पुराने मोहल्ले से गुजरती हूँ तो देखती हूँ कि जहाँ एक पुराना सिनेमा हॉल था, वहाँ अब एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। एकदम सही। तो आप कहेंगी दिस बिल्डिंग यूज्ड टू बी अ सिनेमा। राइट। ये एक तथ्य था जो अब बदल गया है। ये उस जगह की पुरानी पहचान थी। इसी तरह कोई कह सकता है निकोल यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। यहाँ किसी आदत की बात नहीं हो रही। नहीं, यहाँ एक स्थिति की बात हो रही है जो समय के साथ बदल गई। तो यूज्ड टू का काम है अतीत के उस हिस्से को पकड़ना जो अब हमारे वर्तमान का हिस्सा नहीं है। बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अगर यूज्ड टू का काम ही अतीत और वर्तमान में फर्क दिखाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई वर्तमान रूप हो ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई। ये सुनने में ही अजीब लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस बनावट की खासियत है और इसका सबसे जरूरी नियम भी। अच्छा। यूज्ड टू सिर्फ और सिर्फ अतीत के लिए बना है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ पीछे की तरफ खुलता है। अगर आपको वर्तमान की किसी आदत के बारे में बताना है तो आप सामान्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जरा इस फर्क को साफ साफ देखते हैं। अगर अतीत की बात है, ही यूज्ड टू प्ले चेस, मतलब वो शतरंज खेला करता था। और अगर वर्तमान की बात है तो ही प्लेज चेस। यहाँ ही यूजेस टू प्ले कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये इसके मूल मकसद को ही खत्म कर देगा। सही, बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, यूज्ड टू का मतलब ही है अब नहीं। हाँ। तो अगर आप इसे वर्तमान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप एक ही सांस में कह रहे होंगे कि मैं ये काम करता हूं पर अब नहीं करता, जो कि बेतुकी बात है। हाँ, ये तो बेतुकी बात हो जाएगी। इसलिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वी यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल विलेज बट नाउ वी लिव इन लंदन। ये वाक्य अतीत और वर्तमान को कितनी खूबसूरती से अलग करता है। हम पहले एक छोटे से गांव में रहते थे, वो कहानी खत्म, और अब हम लंदन में रहते हैं। ये आज की सच्चाई है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि यूज्ड टू अतीत की कहानियां सुनाता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ बयानों से तो नहीं चलती। हम सवाल भी पूछते हैं, हम चीजों से इनकार भी करते हैं। अगर मुझे आपसे आपकी किसी पुरानी आदत के बारे में पूछना हो तो मैं कैसे पूछूंगी? क्या यूज्ड यू टू कहना सही होगा? सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। हाँ, बिल्कुल अटपटा लगता है। और यहीं पर अंग्रेजी व्याकरण का एक और किरदार, डिड, हीरो की तरह एंट्री लेता है। अच्छा,
जब भी हमें अतीत के बारे में सवाल पूछना हो या नकारात्मक वाक्य बनाना हो, हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और डिड का एक सुनहरा नियम है, वो जब भी आता है अपने साथ क्रिया का मूल रूप यानी फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। अच्छा, तो डिड के आने से यूज्ड टू और डी गायब हो जाएगा? एकदम। डिड ने पहले ही बता दिया है कि बात अतीत की हो रही है, तो यूज्ड को दोबारा ईडी लगाकर अतीत बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो सवाल बनेगा, डिड यू यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड? क्या तुम बचपन में बहुत मिठाइयाँ खाते थे? हाँ, देखिए, डिड के साथ यूज टू आया है, यूज टू नहीं। और अगर इनकार करना हो, मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि तुम स्कूल में बहुत शरारती थीं और मुझे कहना है कि नहीं, मैं ऐसी में ही हुआ करती थी। तो आप डिड नॉट या डिडंट का इस्तेमाल करेंगे और नियम वही रहेगा। आप कहेंगे, आई डिडंट यूज टू बी नॉटी। मैं शरारती नहीं हुआ करती थी। हाँ, या एक और उदाहरण, आई डिडंट यूज टू लाइक हिम। मैं उसे पसंद नहीं करती थी। बिल्कुल। इसका एक छिपा हुआ मतलब ये भी हो सकता है कि शायद अब मैं उसे पसंद करने लगा हूं। हाँ, हो सकता है। पर बात वही है, डिडंट के साथ यूज टू आएगा। ये एक छोटी सी बारीकी है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। अब एक ऐसी जगह आते हैं जहां कहानी में थोड़ा और घुमाव है। आई यूज टू डू और आई वॉज डूइंग दोनों ही अतीत की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी को दो अलग अलग तरीकों से बताते हैं। कैसे? एक शायद पूरी फिल्म की कहानी है और दूसरा उस फिल्म का कोई एक खास सीन। वाह, क्या बढ़िया उपमा दी है। बिल्कुल यही फर्क है। अच्छा। आई यूज टू डू समथिंग एक लंबी अवधि में फैली हुई आदत या स्थिति के बारे में बताता है। यह आपकी जिंदगी की कहानी की पृष्ठभूमि है, उसका वो सेटअप है। ठीक है। जैसे इन माई 20s आई यूज टू वॉच टीवी अ लॉट। ये बता रहा है कि मेरे जीवन के उस दशक में टीवी देखना एक नियमित स्थापित आदत थी, एक पैटर्न था। और आई वॉज डूइंग उस पृष्ठभूमि पर होने वाला एक्शन है। बिल्कुल। आई वॉज डूइंग यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें बताता है कि अतीत के किसी एक खास पल में क्या हो रहा था। ये कहानी का एक्शन सीन है। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माइक कॉल्ड। अच्छा। यहां बात किसी आदत की नहीं हो रही, बात हो रही है कि जब माइक का फोन बजा, ठीक उसी पल, उसी क्षण टीवी देखने का काम चल रहा था। वो काम बीच में ही रुक गया। तो अगर मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ तो मैं कहूंगी, आई यूज टू लिव इन दैट ओल्ड हाउस। वन नाइट आई वॉज रीडिंग अ बुक इन माई रूम व्हेन आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज। हाँ, तो यूज टू लिव ने सीन सेट किया और वॉज रीडिंग ने उस पल का एक्शन बताया। आपने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया है। एक कहानीकार के लिए ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। यूज टू हमें बताता है कि दुनिया कैसी थी और वॉज डूइंग बताता है कि उस दुनिया में उस पल क्या घट रहा था। मतलब एक का दायरा बड़ा और फैला हुआ है, हाँ, और दूसरे का बहुत छोटा और विशिष्ट। और अब उस बिंदु पर आते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला हिस्सा है। अच्छा। दो वाक्य जो सुनने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जिनका मतलब जमीन आसमान का है। आई यूज टू डू और आई एम यूज टू डूइंग। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ एक छोटा सा एम जुड़ने से ऐसा क्या हो जाता है कि पूरी कहानी ही पलट जाती है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ व्याकरण की नहीं, बल्कि इंसान के अनुभव और मनोविज्ञान की हो जाती है। चलिए, पहला वाक्य लेते हैं जिसे हम अब तक समझ चुके हैं। आई यूज टू लिव अलोन। इसका सीधा सा मतलब है, मैं अतीत में अकेले रहती थी। हाँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, एक बीता हुआ दौर। इस वाक्य में ये भी छिपा है कि अब मैं अकेले नहीं रहता, वो अध्याय बंद हो चुका है। ठीक है, ये तो साफ है, ये अतीत की एक रिपोर्ट है। लेकिन दूसरा वाक्य, आई एम यूज टू लिविंग अलोन, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हम अतीत की रिपोर्ट नहीं दे रहे, तो यहाँ हम अपनी वर्तमान मानसिक और भावनात्मक स्थिति का बयान दे रहे हैं। अच्छा। आई एम यूज टू लिविंग अलोन का मतलब है मुझे अकेले रहने की आदत है। अच्छा। इसका मतलब है कि मैं शायद अभी भी अकेले रहता हूँ और ये स्थिति अब मेरे लिए कोई अजीब, नई या मुश्किल बात नहीं रह गई है। मैं इसका आदी हो चुका हूँ। मतलब ये मेरे लिए सामान्य है। हाँ, बिल्कुल। ये मेरे अनुकूलन की, मेरे एडजस्टमेंट की कहानी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो एक वाक्य यूज टू लिव अतीत की एक घटना बता रहा है जो खत्म हो गई, और दूसरा वाक्य आई एम यूज टू लिविंग वर्तमान की एक आदत या एक मनोवैज्ञानिक अवस्था बता रहा है। एक इतिहास है, दूसरा मनोविज्ञान। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इसे समझाया है। शुक्रिया। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में नया नया आया था तो मुझे मेट्रो की भीड़ से बहुत घबराहट होती थी। मैं कह सकता हूँ आई वॉजंट यूज्ड टू द मेट्रो रश, यानी मुझे इसकी आदत नहीं थी। ठीक है।
लेकिन कुछ महीने वहां रहने के बाद वही भीड़ मेरे रूटीन का हिस्सा बन गई। तब मैं कहूंगा नाउ आई एम यूज्ड टू इट। यानी अब मैं इसका आदी हो चुका हूँ। हाँ, तो बी यूज्ड टू किसी चीज के आदी हो जाने की प्रक्रिया और उसके नतीजे को दिखाता है। तो इसका मतलब आई यूज्ड टू के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है, जैसे लिव, प्ले, वर्क। हाँ, लेकिन आई एम यूज्ड टू के बाद क्रिया का आईएनजी वाला रूप आता है, जैसे लिविंग, प्लेइंग, वर्किंग। एकदम सही। ये बनावट का फर्क भी मतलब के फर्क को दिखाता है। बिल्कुल। आई एम यूज्ड टू द नॉइज, मुझे शोर की आदत है, या आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। ये दिखाता है कि कोई चीज जो शायद शुरू में मुश्किल थी, अब आपकी जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन गई है। ये संघर्ष और फिर अनुकूलन की कहानी कहता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समेटें तो लगता है कि यूज्ड टू सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाने का बहुत ही बारीक औजार है। हाँ बिल्कुल, यह हमें अतीत की उन आदतों और सच्चाइयों के बारे में बताता है जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और हमें याद रखना है कि ये दरवाजा सिर्फ अतीत में खुलता है और सवाल जवाब में डिड के साथ इसका रूप थोड़ा बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमें इसे दो अलग-अलग चीजों से बचाकर रखना है। हाँ, एक वॉज डूइंग, जो किसी खास पल के एक्शन को दिखाता है, राइट। और दूसरा आई एम यूज्ड टू डूइंग, जो किसी चीज के आदी हो जाने की हमारी क्षमता, हमारे अनुकूलन की कहानी सुनाता है। सही। भाषा की इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की कहानियों को ज्यादा गहराई से समझने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। हमने आज उन आदतों की बात की जो अतीत में थीं और अब खत्म हो गईं। हाँ, लेकिन उन आदतों या स्थितियों का क्या जो अतीत में शुरू हुईं और आज भी वैसी ही जारी हैं? हमारी पहचान का वो हिस्सा जो बदला नहीं, जो टिका रहा, उसकी कहानी सुनाने के लिए भाषा हमें कौन से औजार देती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, और ये शायद हमें व्याकरण के किसी और कोने की खोज पर ले